रहने दो थोड़ा, गर्मी है। अच्छा, ये देखें, आज कुछ सी पैनल के बारे में बताता हूँ और डोमेन होस्टिंग के बारे में बताता हूँ आपको। अच्छा, डोमेन होस्टिंग परचेज़ करने के लिए कोई कंपनी आपको देखनी पड़ती है। जैसे कि मैं इस कंपनी से काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ, होस्टर पीके नाम है इसका। तो रावलपिंडी में ही इनका हेड ऑफिस है, लेकिन जो मेन सर्वर है वो यूएसए के अंदर है। इनके जो प्लान है, होस्टिंग प्लान 1 है, होस्टिंग प्लान 2, 3, अनलिमिटेड प्लान 1 और अनलिमिटेड प्लान 2 है। तो प्राइस के हिसाब से तो मेरे पास प्लान है वो ये वाला है। इसमें क्या चीज़ है कि अनलिमिटेड डिस्क स्पेस है, यानी कि मैं जितना मर्जी है डाटा अपलोड कर सकता हूँ। बैंड विड्थ को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि बैंड विड्थ क्या चीज़ है, वो भी अनलिमिटेड है इसमें। इसके अंदर एक डोमेन मुझे फ्री दी गई है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ASP.NET है, PHP है, ईमेल है, और 99.9 सर्वर अप टाइम है। सर्वर अप टाइम से क्या मुराद होता है कि सर्वर आपका हमेशा ऑन रहता है, बहुत यानी कि 0.1 चांसेस हैं कि वो कभी डाउन हो। इसकी वजह क्या होती है कि अक्सर साल में एक दफ़ा मेंटेनेंस होती है सर्वर की, उस वक़्त वो यानी कि डाउन होगा, अदरवाइज़ ये अप ही रहता है। और उसके बाद 30 डे मनी बैक गारंटी है, और टेक्निकल सपोर्ट 24 आवर 7 डेज़ है। फ्री वेबसाइट बिल्डर है इसके अंदर। मज़ीद डिटेल देखनी है तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। ये सारे इसके अंदर फीचर्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, जब हम ये परचेज़ करते हैं, यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे पहले इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना होगा। तो अच्छा, इस अकाउंट में फिर हमें अब यहाँ पे 5 डोमेन्स एक्टिव हैं, 2 सर्विसेज हैं मेरी इनके पास, और एक यानी कि अभी पेमेंट कोई करने वाली है, इनवाइस इन्होंने भेजी हुई है मुझे, ये कोई पेमेंट करने वाली है। बाकी ये इस तरह से जो इनको, तो इनकी यहाँ से इनवाइस वगैरह लेके क्या कहते हैं कि बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। जैसे कि ये इनका अकाउंट नंबर है बैंक के। अब ये एक होस्टिंग प्लान है, और उसकी प्राइस वगैरह ये इन्होंने मेंशन किया कि इतनी ये आपने पे करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे सर्विसेज देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे ये 3 सर्विसेज हैं मेरे पास इनकी। होस्टिंग प्लान 1 है, PHP होस्टिंग प्लान 1, और ये अनलिमिटेड प्लान 2, CGS टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे है ये, और एनुअली है। उसके बाद क्या कहते हैं कि डोमेन्स इसमें देख लें कितनी है। ये सारी डोमेन्स हैं। इस अनलिमिटेड होस्टिंग प्लान का फ़ायदा क्या होता है कि मैं अब सिर्फ डोमेन परचेज़ करता हूँ, ये जो नाम है, और उसको अपनी होस्टिंग के साथ अटैच कर लेता हूँ। मुझे होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ हम अगर कम प्लान इनका परचेज़ करें तो उसमें हमें डोमेन और होस्टिंग अलग-अलग परचेज़ करनी पड़ेगी। समझ आई? जैसे कि अभी ये परचेज़ करें तो इसके अंदर हमें 1 GB स्पेस मिलती है, 20 GB बैंडविड्थ मिलती है, और ये 1700 पर ईयर के देने पड़ते हैं। नॉर्मली अगर किसी ने सेपरेट लेना हो तो उसको यही मैं रिकमेंड करता हूँ। तो इस तरह करके ये होस्टिंग और डोमेन वगैरह परचेज़ की जाती हैं पहले। बैंडविड्थ का बताता हूँ। बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है कि आपकी साइट पे जितनी भी ट्रैफिक आएगी तो उसकी साइट डाउन नहीं होगी, यानी स्पीड उसकी स्लो नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे 20 GB बैंडविड्थ रखी हुई है। अब एक वेबसाइट है जिसके अंदर टोटल स्पेस कितनी है, 1 GB, और उसके अंदर जो हमने डाटा रखा है वो 500 MB का है, यानी कि ½ GB का है। अब 500 MB अगर हमारा 40 सिस्टम पे ओपन हो तो कितना बनेगा, कुछ आइडिया है आप लोगों को? 40 सिस्टम पे 500 MB ओपन हो, 500 MB हर सिस्टम पे होगा, तो टोटल कितने MB हो जाएंगे? 40,000 कि 20,000?
अब 20,000 होंगे तकरीबन। तो 20,000 यानी कि एम बी हमारी बैंड विड्थ है। 1,000 एम बी हो तो 1 GB बनता है, तो 20,000 होंगे तो 20 GB बन जाएगा। अब 40 सिस्टम पे हमारा वो डाटा ओपन है 500 MB, तो जैसे ही एक 41 यूज़र आएगा उसके पास साइट ओपन नहीं होगी, उसके पास मैसेज आएगा बैंड विड्थ एक्सीडेड। अगर आपने कभी नोट किया हो, अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेज का जब रिज़ल्ट आता है तो हर स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट ओपन करने के लिए साइट ओपन करके बैठ जाता है। तो कुछ लोगों के पास साइट नहीं ओपन हो रही या रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा होता। उसकी वजह क्या होती है कि उनकी बैंड विड्थ लिमिटेड होती है। और उसके बरक्स क्या है कि फेसबुक है या गूगल है, इनकी बैंड विड्थ अनलिमिटेड होती है और इनके सर्वर अपने होते हैं, कभी इनकी यानी कि जितना भी यूज़र आ जाए डाउन नहीं होती है। बैंड विड्थ की समझ आ गई आपको? अच्छा, जब हम यहाँ से प्लान परचेज़ करते हैं तो होता क्या है कि हमें ये कंपनी ईमेल करती है जिसके अंदर हमें डिटेल दी जाती है, जैसे ये डिटेल दी जा रही है यहाँ पे ये प्राइस वगैरह। उसके बाद कंट्रोल पैनल URL, ये एक हमारा जो नंबर्स हैं, बेसिकली ये हमारे सर्वर का एक एड्रेस है, सर्वर का IP एड्रेस कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये दूसरा एड्रेस है जिसके साथ डोमेन अटैच है। इसके आगे :2082 लगाएंगे तो ये हमारा सी पैनल को ओपन कर देगा। इसी तरह एक और एड्रेस है और सर्वर का नेम यहाँ पे दिया गया है, सर्वर का IP एड्रेस दिया गया है। सर्वर के अंदर नेम सर्वर हमारे जो हैं, यानी कि हमारा जो डाटा पड़ा हुआ है, हमारा डाटा इस नेम सर्वर के साथ पड़ा हुआ है। टेम्परेरी होस्ट नेम दिया गया है, टेम्परेरी वेब एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ से हम FTP एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम फाइल्स वगैरह को अपलोड करते हैं अपनी होस्टिंग के अंदर। तो यहाँ से हम डोमेन का कंट्रोल पैनल का एड्रेस ओपन करते हैं। मैंने यहाँ से इसको ओपन किया तो यहाँ पे यूज़र पासवर्ड देना पड़ता है, इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास। इसके अंदर फाइल्स के अंदर ये एक सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर फाइल मैनेजर है, इमेजेस है, डायरेक्टरी प्राइवेसी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। यहाँ पे बैकअप के हवाले से है, ये डेटाबेस हमारे पास कौन सा है, MySQL डेटाबेस है, PHP MyAdmin जो हमने नॉर्मली वर्डप्रेस में किया था। SEO के हवाले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कुछ टूल्स हैं, डोमेन्स के हवाले से कुछ टूल्स हैं, और ईमेल एड्रेस के हवाले से, यानी कि बेसिकली जब हम डोमेन परचेज़ करते हैं तो हमें ईमेल एड्रेस भी मिलता है। अब जैसे हमारी ये cgs.com एक हमारा डोमेन है, इसके साथ मैं कोई भी ईमेल एड्रेस बना सकता हूँ, जैसे ali@CGS Technology, info@CGS Technology, sports@, वो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेसेस को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे विजिटर को देख सकते हैं कि विजिटर कितने हैं, बैंड विड्थ चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट कितने यूज़र ने ओपन की हुई है। सिक्योरिटी के वाले से कुछ टूल्स हैं, मज़ीद ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, कुछ मज़ीद सर्विसेज हैं इनकी, और प्रेफरेंस, और यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है स्क्रिप्ट है जिसके अंदर वर्डप्रेस है, जुमला है, ये सारे जैसे वर्डप्रेस है उसी तरह के ये सारे टूल्स हैं। इनको हम अपनी साइट्स या डोमेन पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद कुछ ये PHP के सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको मैं कुछ बताता हूँ कि डोमेन वगैरह कैसे अटैच होती है। डोमेन ऑलरेडी बेसिकली जब हम परचेज़ करते हैं तो वो हमारी होस्टिंग के साथ अटैच हो जाती है। फाइल मैनेजर में आते हैं, फाइल मैनेजर के अंदर हमारी टोटल फाइल्स वगैरह मौजूद होंगी। इसके अंदर ये फोल्डर्स है और इसके अंदर हमारा जो डाटा होता है वो पब्लिक HTML के अंदर होता है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हमारा एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है CGS टेक्नोलॉजी की साइट के ऊपर। इसी तरह एक ये डोमेन अटैच हुई है शाहीन ला चैम्बर के .com, इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो इस तरह करके इसके साथ फ़िलहाल 2 डोमेन्स ही वर्क कर रही हैं। तो वापस आते हैं। अच्छा, डोमेन अगर मैंने परचेज़ किया है तो मैं उसको यहाँ पे आके ऐड ऑन करूँगा, यानी अटैच करूँगा। और उसके बाद सब डोमेन का क्या मतलब होता है कि डोमेन के अंदर हम एक नई डोमेन बना सकते हैं।
अभी मैं एक सब डोमेन बनाता हूँ। सब डोमेन के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा, जैसे कि पाकिस्तान क्या सकते हैं। ये किसके अंडर मुझे बनाना है? CGS टेक्नोलॉजीज के अंडर बनाना है, या फिर यहाँ से दूसरी कोई डोमेन ले सकते हैं। शाहीन लाज चैम्बर के ही है, और ये हमारा इसका एक डायरेक्टरी बन जाएगी, यानी फोल्डर बन जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो उसने हमारी ये क्रिएट करके दे दिया। मैंने गो बैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक सब डोमेन बन गई। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, अब ये हमारी एक वेबसाइट के तौर पे वर्क करेगी, pakistan.cgstechnologies.com। अब इसके अंदर डाटा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक शो हो रहा है। तो इसके अंदर डाटा कैसे ऐड करते हैं? अब ये हमने बनाया तो इसका ये फोल्डर बन गया है बैक पे फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे वापस आते हैं, फाइल मैनेजर में आएंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन गया फाइल मैनेजर के अंदर। अब हमने इसके अंदर जो भी डाटा रखना है वो इसके अंदर यानी वेबसाइट का डाटा कंप्लीट होगा। अब डाटा कैसे रखा जाता है? एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पे फाइल अपलोड का सिस्टम यूज़ करें, और जो भी फाइल्स अपलोड करनी, जैसे वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस को मैं यहाँ से उसकी फ़ाइल अपलोड कर दूँगा तो वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। अदरवाइज़ हम फाइल मैनेजर को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हैं जिसका नाम है FTP सॉफ्टवेयर। FTP काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है फाइलज़ीला के नाम से। फाइलज़ीला को सर्च करें गूगल पे तो आपको मिलेगा। एक फाइलज़ीला सर्वर भी है और एक क्लाइंट भी है सॉफ्टवेयर। तो हमें क्लाइंट चाहिए, डाउनलोड फाइलज़ीला क्लाइंट को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से ये मैक के लिए है, हमें विंडो के लिए चाहिए। इसको विंडो पे क्लिक किया, फिर यहाँ से डाउनलोड। समझ आ रही है आप लोग? कोई समझ नहीं आई? अच्छा, होस्टिंग के चार्जेस होते हैं, डोमेन फ्री मिलती है। होस्टिंग के चार्जेस हैं, डोमेन के चार्जेस नहीं होते। आपकी एक डोमेन फ्री होती है होस्टिंग के साथ। होस्टिंग का भी मैंने आपको बताया कि जितनी आपने साइज़ लेना है उसके मुताबिक चार्जेस होते हैं। 1700 रुपये में आपको 1 GB स्पेस मिलेगी, और उसके साथ एक डोमेन फ्री होगी, 20 GB बैंडविड्थ होगी। साल बाद आपने 1700 पे करना होता है। इसके अंदर 2 GB स्पेस है, 40 GB बैंडविड्थ है, इसके 2200 पे करना है। इसके अंदर 3 GB है, 60 GB बैंडविड्थ है, 2700 पे करना है। ये अनलिमिटेड प्लान है, लेकिन इसके अंदर आप डोमेन नहीं अटैच कर सकते। और ये अनलिमिटेड प्लान है, इसके साथ अनलिमिटेड डोमेन्स आप अटैच कर सकते हैं। तो अच्छा, फाइल ज़िला सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो किधर गया है? इसको यहाँ से मैंने ओपन किया। हाँ, ये पैकेज सही है इनका, चलता रहता है। अच्छा, फाइल ज़िला सॉफ्टवेयर को ओपन किया मैंने यहाँ से। इसको हम ऑन करेंगे। कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर होगा। इसके अंदर आपने यहाँ पे होस्ट का एड्रेस लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और कनेक्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अगर ये कनेक्टिंग हो जाएगी तो इधर आपका वो डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। इस साइड पे आपके कंप्यूटर की फाइल्स आएंगी और इस साइड पे आपके सर्वर की फाइल्स आएंगी। अभी मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। फाइल FTP होस्ट नेम यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको ओपन किया, यूज़र नेम इसका ये है।
और इसको क्विक कनेक्ट पे क्लिक किया। अब ये पासवर्ड सेव करना है तो इसको ओके कर दें। अब ये कनेक्टिंग हो रही है। ये सर्टिफिकेट के बारे में कहेगा, ओके कर दें इसको भी। अच्छा, ये हमारा वो FTP सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो गया है हमारे सर्वर के साथ। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोल्डर्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारा मेन जो फोल्डर होता है वो पब्लिक HTML का है। लेकिन हमने कभी बनाई है सब डोमेन pakistan.cgstechnologies.com, तो ये वही फोल्डर आ रहा है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो अभी ब्लैंक होगा। इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है, तो वो इसमें मौजूद होगा, जैसे कि ये इसमें पड़ा हुआ है। अब हमने इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ से वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर लूँगा। इसको 2 मिनट। इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये मैं अगर इन फाइलों को मैं अपलोड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें आराम से होंगी वर्डप्रेस की फाइल वगैरह। अदरवाइज़ मैं यहाँ से अब इनको सेलेक्ट करूँगा और पकड़ के इधर ड्रैग करूँगा तो ये फाइल्स अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है इनका, लेकिन मैं एक और काम करता हूँ कि इन फाइल्स को मैं राइट क्लिक करके कंप्रेस कर लेता हूँ जिप फोल्डर में। ये इस तरह से ये इधर आ जाएगा। इसको आप जिप फाइल को ओपन कर दें। अब इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल यानी कि अपलोड पे लगा दिया है, तो ये फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसका साइज़ बताया जा रहा है टोटल कितना है, 8 शेयर या कुछ MBs हैं। तो अब यहाँ से अपलोड स्टार्ट हो गया। हाँ, अब वही मैं बताने लगा था कि आप सोच रहे होंगे कि जिप ऑलरेडी था तो दोबारा इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके फिर जिप क्यों किया। देखें, जो यहाँ पे पहले फोल्डर था ये वाला, ये मैंने इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। अगर मैं इसको अपलोड कर देता तो जब मैं अनजिप करता तो वहाँ पे ये फोल्डर ही होता, फाइल ओपन ना होती। मुझे इस फॉर्मेट में ओपन करना है। अब मैंने इनको जिप किया है, तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये इसी तरह से ही ओपन होगा। बात समझ आई आपको? अच्छा, ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अच्छा, फाइल अपलोड हो जाए तो इधर सक्सेसफुल ट्रांसफ़र में आ जाती है, और अगर ना हो तो फेल ट्रांसफ़र में आ जाती है। इसको आप राइट क्लिक करके दोबारा से रीसेट एंड रीक्यू ऑल कर सकते हैं, यानी दोबारा अपलोडिंग पे लगा सकते हैं। अब ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। दोबारा हम सी पैनल में जाते हैं। यहाँ पे देखें अभी फ़ाइल नहीं है, लेकिन रीलोड करूँगा यहाँ पे तो वही फ़ाइल जो हमने अभी अपलोड की है वो यहाँ पे मौजूद होगी। एक तो सबसे बेस्ट तरीका FTP के थ्रू है फाइल अपलोड करने का। अदरवाइज़ मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से अपलोड का भी ऑप्शन सेम यूज़ करके आप कर सकते हैं। बहरहाल इसको मैं अब एक्सट्रैक्ट करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, इसको मैंने इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा प्रोसीजर इंस्टॉल हो गया। इसको मैं फ़ाइल को डिलीट कर दूँगा जो मैंने पहले अपलोड की थी। अच्छा, ये हमारी फोल्डर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें डेटाबेस बनाना है जो हमने पहले बनाया। तो दोबारा हम इधर आते हैं, और PHP माई एडमिन के अंदर हम डेटाबेस नहीं बना सकते जब हम ऑनलाइन बनाते हैं। अच्छा, ये देखिए आगे क्या कर रहे थे। अच्छा, फाइल्स हमने अपलोड की थी, उसके बाद हमने क्या करना है कि डेटाबेस बनाना था। डेटाबेस हम लोकली तो PHP माई एडमिन बनाते हैं, लेकिन हम जब ऑनलाइन करते हैं तो MySQL डेटाबेस विजार्ड को यूज़ करना है। इसको क्लिक किया मैंने यहाँ से, और
और सबसे पहले तो आपने डेटाबेस का नाम देना है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया हमने। पहले हमने क्या क्रिएट किया है, डेटाबेस का नेम क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ये उसने बताया कि ये हमने नाम क्रिएट किया। मैं फिर उसके बाद यूज़र क्रिएट करता हूँ, एडमिन। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ये उसने पासवर्ड जनरेट किया, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और नोट पैड में सेव कर लेता हूँ। जिस तरह से पासवर्ड मैंने इसको ऑन करके यूज़ पासवर्ड पे क्लिक करा, तो ये यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। हमारा डेटाबेस का भी नाम यही है और यूज़र नेम भी हमारा डेटाबेस का यही है। तो इसको भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया। उसके बाद हमने इसको प्रिविलेजेस देनी होती हैं, यानी क्या क्या काम कर सके। ये भी लास्ट टाइम आपको बताया था जब यूज़र हमने क्रिएट किया था। तो इसको मैंने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक किया और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने उस साइट को ओपन करना है, यानी डोमेन को। तो ये हमारी डोमेन थी, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, बेसिकली हम जब ऑनलाइन काम करते हैं तो मे भी यहाँ पे अभी एरर आ रहा है। तो इसका एक और तरीक़ेकार होता है कि आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। तो मैं यहाँ से फ़ाइल डिलीट करने लगा हूँ अभी सारी, सेलेक्ट ऑल, और इनको मैं डिलीट का बटन है। फोल्डर खाली हो चुका है। डाटा पे हम दोबारा सी पैनल में आते हैं और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, इधर से मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ। इसको बताना है कि किस जगह पे इंस्टॉल करें। यहाँ से ये डोमेन सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे फोल्डर अगर कोई बना के उसके अंदर करना है, अदरवाइज़ इसको खाली कर दिया जाता है। यहाँ पे साइट का टाइटल दें। और यहाँ पे आप यूज़र और पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड यहाँ पे ईमेल एड्रेस लाजमी डालना है। और यहाँ से कह रहा है कि कोई थीम सेलेक्ट कर लें। ये इसके अंदर थीम्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दें तो सारी डिटेल आपको ईमेल भी हो जाएगी। इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन होगी और ये हमारी वो साइट जो है वो लोडिंग होगी, यानी कि साइट कंप्लीट वर्किंग पोजीशन है। तो ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का बिल्कुल आसान सा तरीका भी मैंने बताया है और इसी तरह से ही होता है। लेकिन जो पहले वर्क नहीं कर रहा था उसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती थी, टाइम लग जाना था। लेकिन वो भी किस टाइम बता दूंगा आपको कि कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। तो ये एडमिन और इसका ये पासवर्ड लगाना और ये लॉगिन। तो इस तरह से ये साइट ओपन की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो ये हमारी सी पैनल और होस्टिंग और एफटीपी की